वेलकम टू एनकेआर जीकेजीएस। हम लोग जो है स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस सेशन में? हिंदी भाषा शिक्षण को पढ़ेंगे, जिसमें टोटल अब तक हम लोगों ने 83 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। आगे हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं, उसी का संकलन है और उसका हम लोग अध्ययन विस्तृत करते हैं व्याख्या के साथ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। दिया है कि मनुष्य की आनंद की सहज अभिव्यक्ति है। संगीत जीवन की अनमोल धरोहर है। संगीत प्रकृति प्रदत्त कला है। ललित कलाओं में संगीत कला की सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संगीत वह ललित कला है जिसमें हम अपने मन को, भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। संगीत एक सार्वभौमिक कला है। संगीत का जन्म आनंद से होता है और हमारे लिए आनंद का सृजन भी संगीत करता है। संगीत के आनंद को पाने के लिए सुनने की कला विकसित करनी पड़ती है। संगीत केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं, अपितु हमें संगीत संस्कारित भी करता है। संगीत हमारे भीतर की अच्छाई को उद्वेलित करता है। तो पहला है क्वेश्चन के संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है क्योंकि यह जो है आनंद का सृजन करता है। क्योंकि यह आनंद का सृजन करता है। प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है? तो संगीत कला की बात की गई है। अगला है संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है? तो संगीत द्वारा जो है भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम है स्वर और लय। सार्वभौमिक का अर्थ क्या है? सार्वभौमिक का अर्थ है संपूर्ण जगत में व्याप्त। नेक्स्ट है कि संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है? तो संगीत हमें जो है वो हमारे मन की अच्छाई को सामने ला करके आनंदित करता है। अगला है संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो संगीत की आनंद प्राप्ति के लिए सुनने की कला विकसित करनी चाहिए, कला आनी चाहिए। सर्वोच्च में संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्व प्लस उच्च, सर्वोच्च होगा। ये पीछे भी हम लोग किए थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है, गद्यांश है कि हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों सर्जनों की जरूरत भी कम होने वाली है। एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगा। ताजा हालात पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। यह समझने का वक्त है कि एआई से फायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है, लेकिन एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर न बने। उसके लिए यह सोचने की जरूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी न हो सके। अब अगर चैट जीपीटी बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों को बौद्धिक स्तर को परख कर सके। यह सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों को संस्कार दे। क्या दे? जो मानवीय गुणों को संस्कार दे। नेक्स्ट है, समूह से भिन्न कौन है? पढ़ाई लिखाई, चाय वाय, दिन रात, कंकड़ पत्थर।
तो ये जो है पढ़ाई लिखाई, दिन रात अपोजिट हो गया, ये चाय वाय और कंकड़ पत्थर। तो इसमें जो है भिन्न है, इनमें वो भिन्न है ऑप्शन नंबर डी, चाय वाय। सभी लोग जो है, सभी उसमें जो है वो या तो अपोजिट हैं या तो उनके जो है सार्थक शब्द है, लेकिन इसमें चाय वाय का कोई सार्थक, वाय का क्या कोई सार्थक निकलेगा, अर्थ कुछ नहीं। अगला है मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन है, तो मानवीय ईय कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है, ईय, ये ई है। नेक्स्ट है कि एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा, तो शारीरिक, जैसे कि खेती बाड़ी जो है वो शारीरिक कार्य है, अतः यह कार्य जो है वो प्रभावित नहीं होगा। अगला है एआई को जन्म देने वाला कारक है, तो एआई को जन्म देने वाला कारक जो है वो मानव ने ही एआई को जन्म दिया है। एआई का अर्थ क्या है, एआई का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एआई का अर्थ होता है। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव है, तो यह प्रभाव जो है ये सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव है, तो ये जो है नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो है एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव नकारात्मक होगा गद्यांश के अनुसार, नहीं तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। नेक्स्ट है चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा, तो ये जो है केस हिस्ट्री बना देगा। क्या करेगा, केस हिस्ट्री बना देगा, तुरंत डॉक्टर को पता चल जाएगा कि क्या इसके पीछे कारण है। अगला है प्रश्न उठता है, गद्यांश है कि प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए, ऐसा क्या करे कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण को समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्रकार बल देने के लिए उनके अभ्यास हैं, उनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बदल सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर को ही नहीं संभाल नहीं करता, बल्कि यह मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। तो प्रश्न बनता है कि जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो प्राण और शरीर का सामंजस्य बनता है। प्राण और शरीर का सामंजस्य जो है वो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला है कि विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो विशेषण शब्द का उदाहरण जो है ये स्वास्थ्य विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा ये संतुलित, स्वस्थ, व्यवस्थित, ये सभी जो है विशेषण शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन है कि प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में है, तो प्राण जो है वो प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास योग में है। प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित होकर बहती है, तो ये व्यवस्थित होकर के बहती है। अगला है रोग का कारण है, रोग का कारण जो है वो प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन है। अगला है अच्छे स्वास्थ्य का संबंध है, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध प्राण वायु है। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध प्राण वायु है। अगला है
बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो इक लगाने पर बौद्धिक बनेगा। क्या बनेगा? बौद्धिक बनेगा। जैसे वर्ष में इक लगाएंगे तो वार्षिक होगा, नीति में इक लगाएंगे तो नैतिक होगा, और धर्म में इक प्रत्यय लगाएंगे तो धार्मिक होगा। इसी प्रकार से यदि बुद्धि में इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये बौद्धिक बनेगा। अगला इच्छा से प्रेरित होकर के लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। इच्छा से प्रेरित होकर के लोग जो है वो उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। इच्छा से प्रेरित होकर के लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों को जो है का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की इच्छा, सहज इच्छा से प्रेरित होकर के इन सभी खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहा है और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो विशेषण और विशेष्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये मानव अस्तित्व जो है वो विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। अगला देखते हैं, उन्नति प्राप्ति करने के लिए उन्नति प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे? तो उन्नति प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है कि अपनी कमियों को जान ले। अगला है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। क्या है? परिवर्तन जो है वो मानव जीवन का सत्य है। प्यार करती है। और सबसे बड़ी बात, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। अगला है, अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो अध्यात्म में आध्यात्मिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक बन जाएगा। दुकान में दार लगा देंगे, दुकानदार बन जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो मानव शब्द में जो है वो प्रयुक्त हुआ है ईय और अप्रत्यय उपसर्ग का। ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिससे मानव बन गया है। अगला है,
अच्छा, ये ऐसे कह रहा है कि यदि हम मानव में ईय प्रत्यय लगाएंगे तो मानवीय हो जाएगा, और यदि अ उपसर्ग लगाएंगे तो अमानव हो जाएगा, जो कि तार्किक बन जाएगा। तो ये ई और अ प्रत्यय हो जाएगा। अगला है 112 नंबर की मानव के कौन से तीन पक्ष हैं। तो मानव के तीन पक्ष जो है वो है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष हैं। नेक्स्ट है 130 नंबर की आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की, परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो आदि मानव ने जो है वो भौतिक क्षेत्र में प्रगति की, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है वो प्रगति नहीं कर सका। नेक्स्ट है 140 नंबर की उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य क्या है। उल्लेखनीय परिवर्तन से, महत्वपूर्ण परिवर्तन से जो है वो तात्पर्य है। नेक्स्ट है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका आदि मानवों के पास नहीं था। एक पद्यांश पढ़ करके इस सेशन को समाप्त करेंगे। दिया है पद्यांश है कि कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। दिया है 160 नंबर की कविता में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है। तो सत्य पर दिया गया है। किस पर दिया गया है? सत्य पर दिया गया है। अंधकार का प्रतीक नहीं है, तो अंधकार का प्रतीक जो है वो समाधान जो है वो अंधकार का प्रतीक नहीं है। कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है। तो राही की विशेषता है कि वह हर परिस्थिति में कार्यरत रहना चाहता है। अगला है कि कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। स्वाभिमान क्या होना चाहिए? बना रहना चाहिए। समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है। तो समूह से भिन्न शब्द युग्म जो है वो हार और विहार है। इस कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो इस कविता का मुख्य स्वर जो है वो ओज, मुख्य स्वर जो है वो कविता का मुख्य स्वर ओज है। ओज है। तो एक बार फिर से कविता को पढ़ लेते हैं। अच्छा है। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा सत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। अगला है 122 नंबर क्वेश्चन से 128 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। दिया है कि गद्यांश दिया है कि दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। दिन भर हमारा प्राण जो है वो गहरे से बहना चाहिए। यदि पेट के नीचे कंद स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अधिकतर हमारा प्राण जो है वो छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दे तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी। मन का तनाव समाप्त हो जाएगा। भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। तो 122 नंबर क्वेश्चन है कि प्राण से बहना चाहिए। प्राण से बहना चाहिए तो गहराई, प्राण जो है वो गहराई से बहना चाहिए। ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए प्राण वायु का जो है वो धीमा और नीचे से बहना चाहिए, या फिर प्राण वायु का गहराई और देर तक बहना चाहिए, या फिर
प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना चाहिए। तो धीमा और जो है वो गहराई से बहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा। तो प्राणवायु जो है यदि व्यवस्थित रूप से बहता है तो हमें घबराहट नहीं होगी, चिंता मुक्त होंगे और शांत स्वभाव के व्यक्तित्व होगा। नेक्स्ट है, भय मुक्त भी होंगे। नेक्स्ट है कि प्राणवायु का गहराई और धीमा गति से बहने में सहायता कौन करता है। तो ध्यान लगाने से जो है ये सहायता करता है प्राणवायु को गहराई और धीमी गति से बहने। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो प्राणवायु है। प्राणवायु क्या है, मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विशेषण शब्द दिया है कि विशेषण शब्द कौन सा होगा। तो विशेषण शब्द जो है वो शांत होगा। शांत शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। सच्चा, दानी, न्याय, सीधा उसके अन्य उदाहरण है। धैर्य का विशेषण धैर्यवान होता है तथा मन का विशेषण मानसिक होता है। नेक्स्ट है, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द कौन से हैं। तो सुनिश्चित, सुनिश्चित में सु जो है वो उपसर्ग है और निश्चित क्या है, मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले जो है ये टॉपिक के साथ, अगले गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब NKR GK GS क्या हो जाएगा, NKR GK GS। और शेयर भी करें। थैंक्स।